जी जी जी। सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान के लिए सहारा निवेशक लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अब आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। चुनाव है, लोकसभा चुनाव है 2024 में, और इसी को देखते हुए सहारा निवेशकों ने आंदोलन तेज कर दिया। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जी हैं, अभय शुक्ल जी। अभय जी, आपका युवा सियासत में स्वागत है। आप लोग सहारा निवेशकों की लड़ाई कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, और आज भी आप लोग का जो अ, आंदोलन था ये बिहार में आज भी चल रहा था। क्या कुछ रहा आज का आंदोलन को लेकर? युवा सियासत, आपकी युवा सियासत की टीम को बहुत बहुत बधाई। और देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मंच जो युवा सियासत ने तैयार किया है उसको भी बहुत बहुत बधाई। वैसे तो धन्यवाद। जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के सभी पीड़ित शोषित वंचित लोगों के लिए एक मंच तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न मुद्दे सामने करके तमाम ऐसे जो देश और समाज में हो रही घटनाओं पे उसका ध्यान पूरी तरह से सरकारों को और उन लोगों को जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन किया गया है। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा देश में ज्वलंत रूप से देश के निवेशकों के सहारा के 13 करोड़ पीड़ितों को के न सिर्फ आपस में वर्ग संघर्ष करा रहा बल्कि उनकी गाढ़ी कमाई को सहारा प्रबंधन तंत्र जो है सरकारों के साथ मिलकर के कूटरचित साजिश करके उनकी लगाई गई संपत्तियों को हड़पने की नीयत से एक बड़ा समूह का गठन करके आज लगभग 10 से 15 सालों तक से उनको गुमराह कर रही है। वैसे तो ये कंपनी लगभग 43-44 साल पुरानी है, लेकिन एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति को देना, दूसरे व्यक्ति से लेकर के तीसरे व्यक्ति को देना, ऐसे इसकी नीयत बन चुकी थी। और ये लगातार पैसे के बदले में कुछ कागज के टुकड़े उनको थमा देती थी और लोगों को गुमराह करके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित किया। लेकिन इस पर्दे के खेल के पीछे सरकारों का पूरा गठजोड़ है। यहां तक कि सरकारें ही ना कहें, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ साथ चौथा स्तंभ कहा जाने वाले पत्रकारिता क्षेत्र में भी तमाम बड़े लोगों का नाम है, जिन लोगों के गठजोड़ से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा। उनके विरुद्ध एक और ये आर्थिक आजादी की पहली बड़ी लड़ाई है जिसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रही है, और लगातार 4 सालों से आज तक अनवरत जारी है। लेकिन सरकारें हैं, प्रशासन है या न्यायपालिका या कार्यपालिका है, मानो उनके कानों पे जू ही नहीं रहता। ऐसे में लोगों ने सड़क पर उतरना उचित। अभय जी, हाँ, बोले आप बोले। एक बात बताएं, आप लोग लंबे समय से देश के कोने कोने में जाकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कार्य आंदोलन कहां तक, कहां जाकर रुकेगी? देखिए, देश में कभी जब आजादी की लड़ाई होती थी तो जी तमाम पहले मुगलों ने उसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत ने लगातार देश के लोगों के, वो भी खास तौर पे मैं बात करूं तो उनका केंद्र बिंदु था वो पीड़ित शोषित वंचित वर्ग ही था। उनको सताते थे, उनको लूटते थे, उनको यातनाएं देते थे। ऐसे में तमाम क्रांतियों का जन्म हुआ और भारत आजाद हो पाया। और जब भारत आजाद हुआ लेकिन यथास्थिति अभी भी बरकरार बनी हुई है। तब भी चंद साहूकारों के हाथों में देश गुलाम हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द सत्ता घूमती थी। और आज भी चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली भारत की सरकार है, और एक सिंडिकेट है जो गरीब पीड़ित शोषित वंचित लोगों को और भी गरीब शोषित पीड़ित बनाती जा रही है। आजादी तो मिली सिर्फ नाम मात्र की, उसमें वो लोग वैसे ही गरीब से गरीब होते गए, लेकिन अमीरों का पता चला गया और महज उंगलियों पे गिनने वाले कुछ लोग इस देश की पूरी व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, जिसमें गरीबों को न्याय ना के बराबर, गरीबों को सुविधा ना के बराबर, गरीबों का अस्तित्व आज ना के बराबर होने की स्थिति है।
तब भी क्रांति हुई थी तो मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत जीने का जज्बा दिलाया, लड़ने का साहस दिलाया। और उन्हीं के पद चिन्हों पे जब आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने की बात आई तो तमाम क्रांतिवीर संघ साथियों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन किया। अब लड़ाई भी उन्हीं लोग से है जो पूरी से सत्ता के केंद्रों को अपने जेबों में रखे हैं। लड़ाई तो लंबी है, लेकिन शुरुआत भी नौजवानों ने तय करी है कि इसके जीत के परिणामों तक ले जाए। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे कार्यक्रम शुरू होता है और 2 महीने दिल्ली के प्रत्येक गलियारों में, चाहे वो जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो या लोकसभा का कार्यालय हो या तमाम विपक्षी दलों के कार्यालयों पे, ना सिर्फ उनके यहाँ प्रदर्शन किया बल्कि पुलिस के अत्याचार को भी झेला, लाठियों को भी खाया। लेकिन आंदोलनकारियों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इस आंदोलन को ना सिर्फ दिल्ली में किया बल्कि कि अब प्रत्येक जनपदों में 26 तारीख को देश भर में भारत बंद और चक्का जाम का काम जारी है। आज भी हमारे तमाम साथी तमाम जनपदों में न सिर्फ तमाम जिलों के मुख्यालयों को घेरे हुए हैं बल्कि उनकी तमाम सड़कों को भी जाम करने की स्थिति बना दी। रुकेगा अभय जी, सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान का रास्ता, सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान का रास्ता क्या सिर्फ आंदोलन है या आप लोग सरकार से बातचीत करके भी इस रास्ता का हल निकाल सकते हैं? दुल्हन तेरी बनाओ, वो सरकार कहां से लाऊं जिसमें मोदी जैसे लोग और तमाम अमित शाह जैसे लोग या फिर तमाम उनके मंत्रिमंडल के लोग जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो सीधे सदनों में उठाते हुए ये बात कहते हैं कि नहीं भाई 13 करोड़ निवेशक हैं, 12 लाख कार्यकर्ता है, इनके लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे के भुगतान है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्या किसानों के मंच के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? क्या ऐसी कोई तैयारी है? देखिए कि आप लोग किसानों के साथ जाएं? मुझे इस बात का एहसास होता है कि तमाम लोग जो किसानों के आंदोलन के नाम पे सरकारों को घेरने का काम कर रहे हैं, उनका इरादा और एजेंडा शायद पवित्र है नहीं। हम लोग 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 12 लाख कार्यकर्ता हैं। सरकारों को सीधे उनसे सरोकार होना चाहिए। हम जनता के बीच के लोग हैं और इसमें हम भी एक किसान हैं और तमाम किसानों के परिवार के लोग भी सहारा से पीड़ित है। इन सभी लोगों सहित तमाम राजनीतिक दलों के जो विपक्ष में है उनको उनकी आवाज दिखती नहीं है। वो किस आधार पे ये तय करेंगे कि देश में किसानों के साथ परिवार के लोगों का भी सहारा मुद्दा है, क्या वो हमारे उस आवाजों को प्रमुखता के साथ उठा पाने में सक्षम? हम सिर्फ भीड़ तंत्र हो जाए, हम लोगों को, आंदोलन के लोगों को ऐसी बात गंवारा नहीं, क्योंकि हमारा मिशन किसी सरकार को हटाना नहीं, हमारा मिशन अपने पैसे के भुगतान के रास्ते सुनिश्चित करवाने हैं। उस रास्ते जो लोकसभा के विधायकों के, विधान परिषद के, विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा हर विधानसभाओं और लोकसभा के हर क्षेत्रों में सांसद चुन के आते हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा हर विधानसभाओं में पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है और उनका ध्यान हम लोग आकृष्ट नहीं करा पाए तो किसी दूसरे के मंच पे खड़े होकर के हम उनके सिर्फ भीड़ के संसाधन होके रह जाएंगे। ऐसे में अभी पहली कोशिश ये है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के 13 करोड़ इन्वेस्टरों को खुद एक मंच पे लाया जाए और सरकारों को जवाबदेही बनवाया जाए। हम लोगों ने यह सफलता पाई है कि राष्ट्रीय पटल पे ले जाकर के आंदोलन को खड़ा किया है। सरकारों को यह जानकारी है पूरी तरह से। अब हम उनके उस विजन जो अंदर खाने से कुछ चल रहा होगा, जिसमें राजनीतिकरण होगा, मैं उसमें सीधे इंटरफेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा है कि 13 करोड़ निवेशक के परिवार के लोग जो दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, सरकारों का प्रथम दायित्व है कि भ्रष्टाचार। अभय जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है राजनीतिक से प्रेरित है? मुझे ही नहीं, देश के आम आवाम को भी इस बात लगता है कि कहीं ना कहीं
किसानों का जो आंदोलन है, कोई भी किसान और देश का भक्त कभी राष्ट्र के तिरंगे झंडे का अपमान नहीं कर सकता, कभी भारत की संपत्तियों से को वो छिन्न भिन्न करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। लेकिन मैं लगातार इस बात को देख रहा हूं कि तमाम परिस्थितियों में कभी वो तिरंगे झंडे को जलाते दिखाई दे जाते हैं, कभी वो प्रशासनिक अमलों में बैठे वो जो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं, सिस्टम आपको लड़ना है तो लड़िए ना, हम भी तो आंदोलन कर रहे हैं और हमने भी कई मौकों पे देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा के सदनों के सामने जाकर के, जहां कोई नहीं जा पाता, वहां जाकर के अपनी बात कही। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं आया, हमारे ऊपर कहीं तिरंगा जलाने का आरोप नहीं लगा, हमारे ऊपर कहीं ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। हाँ, जो सरकार का काम, प्रशासन का काम हो वो कर रही थी, और जो हम आंदोलनकारी का काम है वो कर रहे थे। लेकिन हम आप लोग भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन का एक रूपरेखा होता है। जिस तरह से किसान आंदोलन वहां पे बैठे हुए, जिस तरह से वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई है, क्या ये आंदोलन का रूप तो नहीं लगता? आंदोलन आप आंदोलन के तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग भी सहारा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आंदोलन हुआ है, तो उस आंदोलन को क्या हम आंदोलन? 13 करोड़ की नहीं जी, हमारी 13 करोड़ की आबादी है, 12 लाख के कार्यकर्ता है, 1 लाख भी कहीं खड़े हो जाते हैं तो विवश हो जाना पड़ेगा। और उनसे कहीं ज्यादा पीड़ित भी हम लोग हैं, 4 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, लेकिन हमने तो अपना सब्र और धैर्य कहीं नहीं खोया कि हम भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं के हितों के उल्लंघन में जाके कोई बात करे, ना उनसे, ना कभी लड़ाई झगड़ा। और हाँ, हमारे तेवर आक्रामक होते हैं, हम सरकारों का अधिकार है वो मेरा भाई, हम उस अधिकार के साथ खड़े होते हैं कि उनको स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए दिखाई दें। लेकिन अब ये कहिए कि हम भारत की व्यवस्थाओं को, भारत की संप्रभुता को आंच होने, तो मेरे जैसे क्रांतिकारी साथी तो कभी जो भारत को बेपनाह मोहब्बत करता हो, भारतीयता के साथ जीता हो, उससे गर्व महसूस करता हो, तो कहीं भी मैं भारत की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाके कोई कार्य करना नहीं चाहता, और नहीं मेरा कोई साथी आंदोलन का करना चाहता। 4 साल से ज्यादा हम लोगों ने आंदोलन किया है और एक भी कहीं ढीले नहीं चले हैं, भी कहीं दंगे नहीं हुए हैं। बिहार में लोग ये कहते थे कि बिहार में जब 10-5 हजार 2,000 के लोग खड़े हो जाते हैं तो वहां विवाद स्थिति हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि 4 सालों के इतिहास में हमने बिहार में ही सबसे बड़ा संगठन तैयार किया है, और आज भी हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से कुछ दिखने को नहीं मिलेगा कि वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। जी जी, तो अभय जी, तो ये माना जाए कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो आप लोग का है, क्या आप लोग कभी किसानों से फिर इस तरह का मंच साझा नहीं करेंगे? क्या आप इसको सिक्योर करते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर किसानों का आंदोलन देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत होता है, निश्चित तौर पे किसान होकर के आंदोलन करता है, तो मैं पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर किसानों के बीच में कोई सुनियोजित तरीके से देश को साजिश हो, अगर इस बात का एहसास होता हुआ दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कभी भी देश के विरोधियों और देश के विपरीत जाके विचारधारा रखने वाले के साथ नहीं है। जहां तिरंगा झंडे जलाए जाते हो, निश्चित तौर पे वहां पे खड़ा होना मैं भारत के अपमान समझता हूँ, भारत की एकता का अपमान समझता हूँ। ऐसे पोजीशन पे तो कतई नहीं हो सकता। बहुत सारे तरीके हैं जिससे भारत की बात को, सरकार से बात मनवाए जा सकते हैं। जो हमारा तिरंगा झंडा हो वो अपमानित होता दिखे, तो मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपमानित होना दिखेगा। ऐसा संभव नहीं। जी, कुछ ही दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव है। आप लोगों ने भी एक नारा दिया हुआ है कि सहारा से भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, 2024 में मतदान नहीं, अगर सहारा से भुगतान नहीं, तो ये तो लगातार हम लोग इस बात को रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में किसको मतदान नहीं, ये प्रश्न यक्ष बनता है कि आखिर किसको मतदान नहीं। क्या उन लोगों को मतदान जो विपक्ष के में बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने लगातार देश की सरकारों को घेरने का तमाम मुद्दों पे काम किया, और जब सहारा के मुद्दों की बात आई, भ्रष्टाचारियों की बात आई, भ्रष्टाचार पे घेरने की बात, तो बैठे हुए उनका कोई एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार, ना छोटा लीडर बोलने को तैयार। अब हम उनको मतदान करें, क्या उनको मतदान जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देती है क्या, या उस पर इत्तेफाक रखता है क्या? फिर
या फिर भारत की जो सरकार है जिसके विरुद्ध हम इस नाते लड़ रहे हैं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हम लोगों ने उनको वोट दिया और तमाम जिम्मेदारियों पर सौंपा, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? अब तो ऐसा लगता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी दिख ही नहीं रही है जिसके साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन या सहारा के पीड़ित जाके खड़े हों। अब विकल्प के रूप में तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में है कि आजादी की लड़ाई के बाद तमाम पार्टियों का उदय होता है, क्यों नहीं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सदनों में जाना शुरू कर दे। दूसरे पोजीशन पे हमारे बीच में बचता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऑप्शन और भी मिला हुआ है कि अगर इन सभी राजनीतिक पार्टियों से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है तो क्यों नहीं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सरकार को अपना स्पष्ट आंकड़ा दिखा दे कि नोटा का इस्तेमाल करे और अपनी गणना बता दे कि भाई आप में से कोई सी दल को हम नहीं मानते और अपनी आंकड़ा और आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप राजनीतिक दलों पे हमारा विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि वो चुनाव उसको एक कॉलम में जगह दिया है। आखिर उस कॉलम में जगह देने के बाद आयोग ने चुप्पी क्यों साध ली है? क्यों वो मतदान के लिए ब्रांड एम्बेसडर तय करती है लेकिन नोटा के लिए ब्रांड एम्बेसडर तय नहीं करती? क्यों नहीं प्रत्येक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग अपने अपने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में आज खड़ा हो, नोटा का ब्रांड एम्बेसडर खुद बन जाए? तरफ किसी की निगाहें नहीं जाती हैं। उसमें यही बात है कि वो सदन में नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो कर देगा कि अगर वो अपने विधानसभाओं में, अपने लोकसभाओं में 1 लाख 2 लाख वोट होके पहुंचता है तो उनको एहसास हो जाएगा कि हाँ, इतने लाख लोग सरकारों और जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं और नोटा के ऑप्शन के रूप में उनको किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटा के ब्रांड एम्बेसडर बनने और न ही चुनाव आयोग में तमाम परिस्थितियां जो निर्मित करते हैं कि आप लोगों को इस आधार पे यहाँ चुनाव में प्रचार करने का अधिकृत नहीं है, आप चुनाव खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई और अन्य धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन पे हम लोगों के पास निर्णय और विकल्प खुले हुए हैं। ऐसा कहीं समय आएगा कि अगर ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनती, विपक्ष नहीं सुनती है, तो हम नोटा के ब्रांड एम्बेसडर अपने अपने जिलों में अपने अपने जिलाध्यक्षों को बना देंगे और वो नोटा लेकर के पूरे अपने जनपदों में प्रचार प्रसार करना शुरू कर देंगे। ऐसी भी परिस्थितियां हम निर्मित कर सकते हैं और हम सोचने पे विवश हो सकते हैं, क्योंकि हमारी अगर न्यायिक प्रणाली व्यवस्था में आस्था है तो उस न्यायिक प्रणाली व्यवस्था में आस्था होने के बाद हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में भी व्यवस्था में आस्था है। तो इनको ना चुन करके हम नोटा को क्यों नहीं चुन सकते हैं? तो हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी गाड़ियां लगाएंगे, जैसे चुनाव ब्रांड एम्बेसडर तय करती है वैसे हम लोग यहाँ पे घोषणा करेंगे कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर इस फला जनपद के ये व्यक्ति हैं और ये नोटा का पूरे देश जिले में जाके प्रचार प्रसार करेंगे और उसके साथ हमारी टीम काम करेगी। तो संघर्ष हो जा रही है, तो विकल्प है 200 अब आगे देखिए होता है क्या। सरकारों को आकृष्ट करा रहे हैं, फिर एक निर्णय लेंगे। अच्छा अभय जी, फिर निर्णय लेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है, आप लोग की बातें नहीं सुनी जाती है, तो ये आंदोलन क्या चुनाव के बाद भी जारी रहेगा या सिर्फ अभी चुनाव तक ही रहेगा? देखिए, हम तो कहते हैं कल ही इस पर निर्णय आ जाए और देश की सरकारों को सद्बुद्धि आ जाए। 13 करोड़ निवेशकों के अधिकारों के लिए सरकार और अमित शाह और उनके मोदी के मंत्रिमंडल के लोग भ्रष्टाचारियों पे बड़ा अंकुश लगाते हुए एक बड़ा संदेश दे कि हम भ्रष्टाचारियों को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहते, हम जनता के साथ खड़े हैं। तो हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और ना में हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हमको सरकारों के प्रति आस्था है, समाज के प्रति आस्था है, न्यायिक व्यवस्था के प्रति आस्था दिखना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखती है तो तब तक लड़ेंगे। आजादी की लड़ाई अगर 100 साल लड़ी गई, 200 साल लड़ी गई, तो ये आर्थिक आजादी की लड़ाई तो अभी महज 4 साल से हो रही है। ये बिना लड़ाई लड़े गांव गली मोहल्लों में जाकर के इसको जागरूक, चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद, तो तैयारियां हमारी हैं और उस युद्ध स्तर पे तैयारियां करके सरकारों को किसी भी स्तर पे जहां भी उनकी कमियां दिखेंगी, जहां भी उनकी गलतियां दिखेंगी, हम उनको जागरूक कर, हम उनको प्रभावित करने का काम करेंगे और समाज में उनको खड़ा करने का क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा करेंगे कि आपकी गलतियों के नाते 4000 लोग मरे हैं और आने वाले दिनों में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो जाए। तो ये गलतियों को उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, भारत में न्यायिक प्रणाली है, तो जीत सुनिश्चित है। जी अभय जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। मैं सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करता हूं कि भाई युवा का सियासत है और युवा के सियासतों में आज जरूरत है कि नौजवान क्रांति के साथ सियासत भी करे और कलम भी उठाए। कलम की ताकत जो होती है वो तमाम सत्ता को परिवर्तित कराती है। कलम की ताकत जिस दिन अपनी कलम तोड़ के देती है उस दिन सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता बन जाती है। तो राजनीति में, लोकतंत्र में, देश में लोकतंत्रीय प्रणाली उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी कलम। तो उस कलम को उठाइए और गोस्वामी जी के साथ स्वच्छ और निष्पक्ष को न्याय दिलाने के लिए 2 कदम आगे आइए। मेरा तो आप सभी लोगों से ही आग्रह है कि जब जब तमाम भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, वहां युवा सियासत जैसी कलम चले।